हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे मॉर्टगेज का एक कॉन्सेप्ट, राइट ऑफ रिडम्पशन। तो मॉर्टगेज में ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें रिडम्पशन को लेकर के सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए जाएंगे। अगर किसी ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकता है। चलिए शुरू करते हैं। और सेकंड पार्ट देखने से पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। तो शुरू करने से पहले एक चीज अज्यूम कर रहे हैं दैट आपको मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी कौन होता है ये पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो राइट ऑफ रिडम्पशन में हम पहले समझेंगे उसका मीनिंग और उसके बाद उसका बेसिस कि बेसिस क्या है इस कॉन्सेप्ट का, दैट इज रिडम्पशन का। रिडम्पशन का मतलब होता है वापस लेना या रिडीम करना। ये कॉन्सेप्ट डेवलप करा गया है इक्विटी कोर्ट्स में और इसी को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटेबल रिडम्पशन। समझते हैं ये क्या कह रहा है। पहला, किसका राइट है ये, तो दो टर्म हमने शुरुआत में बोला था कि आपको पता होना चाहिए, मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी। तो ये राइट है मॉर्टगेजर का, कब अराइज होगा, जब वो लोन का पैसा दे देगा। राइट ऑफ रिडम्पशन का राइट तभी अराइज होगा जब लोन पूरी तरह से रीपे कर दिया गया हो। उससे पहले ये राइट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से और आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सपोज करते हैं एक हमारा कौन है यहां पर, एक हमारा है, वेट अ सेकेंड, यहां पर है हमारा मॉर्ट गेजर। ठीक है, ए है और यहां पर है हमारा जेड, ये है हमारा मॉर्ट गेजी। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इंटरेस्ट कौन ट्रांसफर करता है, मॉर्टगेजर जो है हमारा ये ट्रांसफर करता है इंटरेस्ट, ये। और लोन अमाउंट कौन ट्रांसफर करता है, लोन अमाउंट ट्रांसफर करता है हमारा मॉर्टगेजी। ये क्या ट्रांसफर करेगा, ये ट्रांसफर करेगा लोन अमाउंट या मॉर्टगेज मनी। ठीक है, ये हो गया, ये हमारी थी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब सेकंड ट्रांजैक्शन में देखिए, जब मॉर्टगेजर जो है हमारा ये पूरा लोन अमाउंट, इस लोन अमाउंट को रीपे कर देगा। यहां पर इसने क्या करा, ए ने जेड को रीपे कर दिया। क्या, लोन अमाउंट मॉर्टगेज मनी। सपोज 10 लाख ए ने लिए थे जेड से और वापस ए ने जेड को 10 लाख रुपए दे दिए। तब अराइज होगा कौन सा राइट, तब अराइज होगा राइट ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, इससे पहले ये राइट अराइज नहीं होगा। किसका राइट है ये राइट है आपके मॉर्ट गेजर का। बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, किसका राइट है, मॉर्ट गेजर का। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन आपको समझ में आई। सपोज इसको आप ऐसे फिर से देख सकते हैं, ए ने किसको दिया, बी को। क्या दिया, ए हमारा मॉर्टगेजर है, बी हमारा मॉर्टगेजी है। ए ने ट्रांसफर करा क्या, ए ने ट्रांसफर करा इंटरेस्ट और बी ने ट्रांसफर करा मॉर्टगेज मनी। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन। सेकेंड ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा था, जब ए बी को मॉर्टगेज मनी वापस कर देगा, सारा लोन अमाउंट को क्या कर देगा, पे कर देगा, तब ये जो राइट है ये अराइज होगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया कि कब अराइज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 60 जो हमारा है वो कन्फर करता है राइट ऑफ मॉर्टगेजर कि उसके पास रिडीम करने का राइट है। राइट टू रिडीम तभी अराइज होगा जब पेमेंट कर दी गई है मॉर्टगेजी को। मॉर्टगेजर क्या वापस लेगा, मॉर्टगेज प्रॉपर्टी वापस लेगा या डॉक्यूमेंट्स वापस लेगा या जैसे भी टाइप का मॉर्टगेज है। फॉर एग्जांपल, अगर मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स है तो मॉर्टगेजर वापस लेगा टाइटल डीड्स आफ्टर पेइंग टू मॉर्टगेजी। जैसे ही प्रिंसिपल मनी ड्यू होगा वैसे ही मॉर्टगेजर का राइट अराइज होगा और मॉर्टगेजी को क्या करना पड़ेगा, मॉर्टगेजी को सारे डॉक्यूमेंट्स, मॉर्टगेज डीड, जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो सारी वापस करनी पड़ेगी मॉर्टगेजर को। अगर मॉर्टगेजी के पास पोजेशन है प्रॉपर्टी का तो पोजेशन रिटर्न करना पड़ेगा तुरंत ही मॉर्टगेजर को, या तो रीट्रांसफर कर देगा प्रॉपर्टी मॉर्टगेजर को या रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में मेंशन करेगा इन राइटिंग दैट मॉर्टगेजी के सारे राइट्स प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में एक्सटिंग्विश हो गए हैं। अब बेसिस क्या है राइट ऑफ रिडम्पशन का, जरूरत क्या पड़ी हमें इसकी, तो पहला है रेसिडुअरी ओनरशिप और दूसरा है
पर्पस ऑफ मॉर्गेज। ठीक है, तो रेसिडुअरी ओनरशिप समझते हैं क्या होता है। सपोज करिए कि एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो शुरुआत में ही बोलता है कि इस स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। तो सपोज करिए कि ये इंटरेस्ट जो है ये ट्रांसफर कर दिया गया और ये जो बना ये बचा ये हो गया रेसिडुअरी ओनरशिप, है ना। और ये जो राइट बच जाता है इसी को हम कहते हैं रेसिडुअरी ओनरशिप। मॉर्गेज ने लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है मॉर्गेज में, है ना, और जो बच जाता है उसी को हम कहते हैं कि ये मॉर्गेजर का रेसिडुअरी ओनरशिप का राइट बच गया है। ठीक है, अब क्योंकि रेसिडुअरी ओनर है तो उसके पास राइट है प्रॉपर्टी को वापस लेने का आफ्टर पेमेंट ऑफ लोन। जैसे ही लोन दे देगा वैसे ही प्रॉपर्टी को वापस ले लेगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ा इंटरेस्ट है वो उसके पास है और वो किसका है? रेसिडुअरी ओनरशिप का। अब दूसरा देखते हैं कि पर्पस ऑफ मॉर्गेज क्या है। तो ऑब्जेक्टिव है मॉर्गेज का टू एक्ट एज अ सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। शुरुआत में देख चुके हैं, मॉर्गेजर इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी में। मॉर्गेजी को बदले में क्या देना पड़ता है? मॉर्गेजी बदले में देता है पैसा, उसी को हम कहते हैं लोन अमाउंट या मॉर्गेज मनी। जैसे ही लोन अमाउंट वापस मॉर्गेजर पे कर देगा वैसे ही मॉर्गेजी प्रॉपर्टी वापस कर देगा। किसे? मॉर्गेजर को। यहां पर इंटेंशन कभी भी उस प्रॉपर्टी को सेल करने का नहीं होगा, इसलिए रीपेमेंट के बाद तुरंत ही प्रॉपर्टी मॉर्गेजर को वापस कर दी जाएगी। सिर्फ मॉर्गेज क्रिएट करने के पर्पस से ही जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर किया जाता है ताकि वो सिक्योरिटी की तरह काम कर सके फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, इक्विटी ऑफ रिडम्पशन भी देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। जहां भी रिडम्पशन की बात होगी कुछ टर्म्स आपको डिस्कस करना सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इंग्लैंड में मॉर्गेजर के राइट ऑफ रिडम्पशन अवेलेबल है स्टिपुलेटेड टाइम के लिए कॉमन लॉ में। ठीक है, दो कोर्ट्स होती है वहां पे, कॉमन लॉ और इक्विटी। ठीक है, तो इक्विटी कोर्ट्स में ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता है और ये राइट स्टिपुलेटेड टाइम के बाद भी एंड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर कर दिया जाएगा तो ये पर्पस डिफीट कर देगा। सेक्शन 60 भी टीपीए का स्टैट्यूटरी राइट कन्फर करता है मॉर्गेजर पे कि अपनी प्रॉपर्टी रिडीम कर सके अगर स्टिपुलेटेड टाइम ओवर हो गया है उसके बाद भी, मतलब टाइम से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। आपने एक फ्रेज सुना होगा जो कहता है कि वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज, नथिंग बट अ मॉर्गेज। ये इस्टेब्लिश करा गया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने, लीडिंग केस में दिया था इसे, और उस केस का नाम यहाँ नोट्स में मेंशन नहीं है बट लिख देते हैं। उस केस का नाम था नोक्स वर्सेस राइस। इसी केस में आया था वो पूरा फ्रेज, कौन सा फ्रेज? वंस अ मॉर्गेज वाला। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहे हैं, चलिए आगे उस फ्रेज को अच्छे से समझ लेते हैं। तो वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज, ये मैक्सिम थी जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, और नोक्स वर्सेस राइस के केस में लॉर्ड डेवे ने ऐड कर दिया क्या? नथिंग बट अ मॉर्गेज, और इसे पूरा पढ़ा जाने लगा वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज नथिंग बट अ मॉर्गेज। तो ये फ्रेज हमें ऐसे मिला। राइट ऑफ रिडम्पशन के राइट को ही बोला गया है हार्ट एंड सोल ऑफ द मॉर्गेज, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट है। अब ये फ्रेज कैसे मिला ये देख लिया, आप समझते हैं इसके इम्प्लाइड मतलब को। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ रिडम्पशन का या राइट ऑफ रिडम्पशन का, और इस मैक्सिम का इम्प्लाइड मतलब क्या हुआ? इस मैक्सिम का एक मतलब हुआ कि इसको आप सेल में नहीं कन्वर्ट कर सकते, और दूसरा कैन नॉट पुट क्लॉग ऑन रिडम्पशन। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव था डॉक्ट्रिन ऑफ रिडम्पशन का कि मॉर्गेजर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, जो कि अगर टाइम पर पेमेंट ना कर पाए तो उसे सारा इंटरेस्ट लूज करना पड़ जाता अपनी प्रॉपर्टी में। तो इसी चीज को बचाने के लिए कि उसे सारा इंटरेस्ट अपनी प्रॉपर्टी में लूज ना करना पड़े, कोर्ट ने स्लोगन दिया वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज नथिंग बट अ मॉर्गेज। ठीक है, और ऐसे ही मैक्सिम जो है अप्लाई होता है कैसे केसेस में, जहां पर मॉर्गेजी ट्राई करता है मॉर्गेज को सेल में कन्वर्ट करने का, तो वो सेल में कन्वर्ट नहीं कर सकता है क्योंकि इससे पर्पस डिफीट हो जाएगा मॉर्गेज का। तो मॉर्गेजी ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकता है कि अगर मॉर्गेजर पैसा नहीं दे पाया फिक्स डेट तक तो प्रॉपर्टी पूरी तरह से मॉर्गेजी की हो जाए और वो ओनर बन जाए। ऐसी कंडीशन होगी वॉइड अगर वो ऐसी कोई कंडीशन लगाता है।
मॉर्गेज हमेशा रिडीम कराया जा सकता है यहाँ तक कि एक्सपायरी के बाद भी, और इसीलिए टाइम का कोई मतलब नहीं होता। और अगर मॉर्गेजर लेट भी हो जाता है, स्टिपुलेटेड टाइम के बाद भी पैसा देता है, तब भी जो है प्रॉपर्टी वापस उस पर वेस्ट हो जाएगी। और दूसरा बात करता है क्लॉग ऑन रिडम्पशन की, मतलब ऐसी कोई भी कंडीशन या स्टिपुलेशन जो रिस्ट्रिक्ट करेगी या टेक अवे करेगी मॉर्गेजर के राइट ऑफ रिडम्पशन को, ऐसी कंडीशन या स्टिपुलेशन को बोलेंगे क्लॉग ऑन रिडम्पशन, और क्लॉग ऑन रिडम्पशन होगा वॉइड। रीपेमेंट ऑफ लोन के बाद ये राइट है मॉर्गेजर का टू टेक बैक द प्रॉपर्टी, और इस पे अगर कोई भी कंडीशन लगाई जाती है कि मॉर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी वापस ना ले पाए, उससे हम बोलते हैं क्लॉग ऑन रिडम्पशन, और जो कि पूरी तरह से होता है वॉइड। ठीक है, अब क्लॉग कब कब हो सकता है? ठीक है, जब मॉर्गेजी ने कंडीशन खुद लगाई हो और किसी थर्ड पर्सन ने नहीं। जब ऐसी कंडीशन या स्टिपुलेशन जो है खुद मॉर्गेज डीड में कंटेन हो, और ये कंडीशन अनरीजनेबल हो, मैलिफाइड हो, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हो, या राइट ऑफ रिडम्पशन को डिफीट कर रही हो, बेसिकली पॉलिसी ऑफ लॉ के अगेंस्ट हो। इंस्टेंसेस देखते हैं क्लॉग ऑफ रिडम्पशन के, तो बहुत सारे हैं, मेजरली यही हैं 3-4, तो इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है पोस्टपोनमेंट ऑफ रिडम्पशन फॉर अ लॉन्ग टर्म। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसी कंडीशन या स्टिपुलेशन जो राइट ऑफ रिडम्पशन को पोस्टपोन कर रही होगी फॉर लॉन्गर पीरियड, उन्हें हम बोलेंगे क्लॉग ऑन रिडम्पशन। कोर्ट एग्जामिन करेगा कि कौन सा मॉर्गेज है टू डिटरमाइन कि कंडीशन क्लॉग है या नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल कि राइट ऑफ रिडम्पशन का पोस्टपोनमेंट 100 साल तक है अगर इंग्लिश मॉर्गेज के केस में, तो वो क्लॉग ऑन रिडम्पशन माना जाएगा। जबकि अगर वही यूजोफ्रैक्टरी मॉर्गेज में है तो हो सकता है कि क्लॉग ना हो। क्यों? क्योंकि जब तक डेट पे ऑफ नहीं होगा तब तक मॉर्गेजी प्रॉपर्टी अपने पास रख सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है रिस्ट्रेन ऑन एलियनेशन। इसका क्या मतलब होता है? कोई भी कंडीशन अगर मॉर्गेजर के राइट ऑफ एलियनेशन को लेती है तो उसे क्लॉग ऑन रिडम्पशन माना जाएगा। एलियनेशन का राइट मतलब डिस्पोज ऑफ करने का राइट। मॉर्गेज में सिर्फ लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है और रेसिडरी ओनरशिप अभी भी मॉर्गेजर के पास है। क्योंकि वो रेसिडरी ओनर है तो उसके पास राइट है अपनी प्रॉपर्टी को कैसे भी डिस्पोज करने का। लीज पे दे सकता है, बेच सकता है, गिफ्ट कर सकता है, मॉर्गेज में दे सकता है। ठीक है, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा सकता कि अगर मॉर्गेजर ने फिक्स डेट तक पैसे नहीं दिए हैं। ठीक है, ये हमारी थर्ड कंडीशन है, कंडीशन ऑफ सेल इन डिफॉल्ट की। तो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकता है कि अगर मॉर्गेजर ने फिक्स डेट तक पैसे नहीं दिए हैं तो मॉर्गेजी प्रॉपर्टी का ओनर बन जाएगा। ऐसी कोई भी कंडीशन अगर मॉर्गेज डीड कंटेन करती है तो उसे वॉइड माना जाएगा। ठीक है, फोर्थ हमारा है कोलैटरल बेनिफिट, और इसी में एक केस है, फेमस है। और फिफ्थ है हमारा पेनल्टी एंड डिफॉल्ट। तो पहले पेनल्टी एंड डिफॉल्ट देख लेते हैं, फिर अच्छे से डिस्कस करते हैं कोलैटरल बेनिफिट को। तो पेनल्टी एंड डिफॉल्ट में ऐसी कोई भी कंडीशन जो पेनल्टी इंपोज करेगी मॉर्गेजर को अगर उसने टाइम पर पेमेंट नहीं करी, तो ऐसी कंडीशन को माना जाएगा वॉइड। क्यों माना जाएगा? क्योंकि इससे फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट होगा मॉर्गेजर पे, जो सेक्शन 60 के पर्पस को डिफीट करेगा और उसे और देर होगी पेमेंट करने में, अपना डेट पे ऑफ करने में। तो कोलैटरल बेनिफिट क्या होता है? कोई भी बेनिफिट अगर मॉर्गेजी को दिया जाता है एक्सेप्ट लोन रिकवर करने का राइट और उस लोन पर इंटरेस्ट रिकवर करने का राइट, उससे हम कहते हैं कोलैटरल बेनिफिट। मतलब इन दोनों चीजों के अलावा कोई भी बेनिफिट होगा उसे हम कहेंगे कोलैटरल बेनिफिट। मतलब लोन और उस लोन पर इंटरेस्ट रिकवर करने के बेनिफिट के अलावा अगर कोई और बेनिफिट दिया जाता है मॉर्गेजी को तो उसे हम बोलते हैं कोलैटरल बेनिफिट। तो ये केस देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि न्यू पैटेगोनिया कंपनी लिमिटेड ने मॉर्गेज एग्जीक्यूट करा फर्म के फेवर में। मॉर्गेज डीड में था कि मॉर्गेजर कभी भी लोन दे सकता है 1 मंथ की नोटिस प्रायर देने के बाद। डीड में एक क्लॉज और भी था कि मॉर्गेजर जो है शीप्स की स्किन को मॉर्गेजी के अलावा 5 साल तक किसी और को नहीं देगा लोन अमाउंट की डेट से। मॉर्गेजर ने क्या करा कि इस लोन अमाउंट को 2.5 ईयर्स में ही फुलफिल कर दिया, पे ऑफ कर दिया। अब इशू आया कोर्ट के सामने कि क्या मॉर्गेजर बाउंड है कोलैटरल बेनिफिट जो कि शीप्स की स्किन को 5 साल तक बेचना था मॉर्गेजी को लोन अमाउंट देने के बाद भी। मतलब उसने 2.5 साल में लोन अमाउंट दे दिया, तो क्या बचे हुए 2.5 साल उसे कोलैटरल बेनिफिट दैट इज शीप की स्किन उसी को बेचनी पड़ेगी या वो किसी और को बेच सकता है? तो यहाँ पर दो डिफरेंट व्यू हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बोला कि हाँ 5 साल तक शीप के स्किन मॉर्गेजी को ही बेचना पड़ेगा और ये क्लॉग नहीं माना जाएगा, दैट इज कोलैटरल बेनिफिट आपको डेट पे ऑफ करने के बाद भी देना पड़ेगा।
इंडिया में पोजीशन ऑल्टर है। यहां पर बोला गया कि रीपेमेंट के बाद अगर कोई बेनिफिट दिया जाएगा मॉर्टगेजी को तो उसे माना जाएगा क्लॉग ऑन रिडम्पशन और वो होगा पूरी तरह से वॉइड। तो ये डिफरेंस था इंडियन और इंग्लिश लॉ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखते हैं राइट ऑफ रिडम्पशन एक्सरसाइज कैसे होगा। तो पहला है टेंडरिंग मनी टू मॉर्टगेजी। इसका मतलब कि डायरेक्टली मॉर्टगेजर मॉर्टगेजी को पे कर सकता है मनी। जब तक ये पैसा दैट इज लोन अमाउंट मॉर्टगेजी को नहीं देगा तब तक वो प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकता है। सेकंड है डिपॉजिट ऑफ मॉर्टगेज मनी इन कोर्ट। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर मॉर्टगेजर जो है मनी को कोर्ट में डिपॉजिट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मॉर्टगेज मनी क्या होगा, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ लोन प्लस इंटरेस्ट को हम कहेंगे मॉर्टगेज मनी। जैसे ही पैसा पेड होगा कोर्ट नोटिस भेजेगा मॉर्टगेजी को फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए। पहले केस में डायरेक्टली मॉर्टगेजी को दे रहा था, सेकंड केस में कोर्ट में दे रहा है। थर्ड इज सूट फॉर रिडम्पशन। ठीक है, अब समझिएगा कि जो राइट ये सेक्शन कन्फर करता है उसे हम कहते हैं राइट टू रिडीम। और इसी चीज को इन्फोर्स करने के लिए जो सूट हम फाइल करते हैं उसे बोला जाता है सूट फॉर रिडम्पशन। ये पॉइंट याद रखिएगा। सूट तभी फाइल करा जा सकता है जब राइट ऑफ रिडम्पशन एग्जिस्ट कर रहा हो। राइट एक्सटिंग्विश हो गया तो सूट फाइल नहीं करा जा सकता। ठीक है, मतलब जब तक आपका रिडीम का राइट है तभी तक आप सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक, और इसको तभी फाइल करा जा सकता है जब पूरा लोन अमाउंट मॉर्टगेजी को पे कर दिया गया हो। एक्सटिंग्विश कब होगा ये राइट, तो कब हो सकता है, फोरक्लोजर में हो सकता है अंडर सेक्शन 67, या लिमिटेशन से बाहर हुआ हो दैट इज 30 इयर्स फ्रॉम डेट व्हेन मॉर्टगेज मनी बिकम्स ड्यू। ठीक है, तो इन केसेस पे क्या हो जाता है, बार हो जाता है। ठीक है, अब इफेक्ट क्या होगा रिडम्पशन का, तो सिंपल सी चीज है जो हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ी थी। रिडम्पशन के इफेक्ट में क्या आता है, मॉर्टगेजर एंटाइटल हो जाता है मॉर्टगेज डीड और अदर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड वापस करने के लिए। अगर मॉर्टगेज टाइटल डीड से है तो एंटाइटल होगा टाइटल डीड्स वापस करने के लिए। एंटाइटल हो जाता है प्रॉपर्टी वापस करने के लिए। अगर पोजेशन ट्रांसफर करा था मॉर्टगेजी को तो वापस करना पड़ता है उस पोजेशन को। मॉर्टगेजर कंपेल कर सकता है मॉर्टगेजी को इंटरेस्ट रीट्रांसफर करने के लिए। तो सेम इफेक्ट्स है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो देखते हैं कब राइट ऑफ रिडम्पशन जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा। तो क्योंकि राइट ऑफ रिडम्पशन स्टैट्यूटरी राइट है तो सब्जेक्ट टू लिमिटेशन है, सब्जेक्ट टू स्टैट्यूट है। तो सेक्शन 60 सब क्लॉज 2 बात करता है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू रिडम्पशन की। तो दो तरीकों से हो सकता है, एक्ट ऑफ पार्टीज में बाय सेल अंडर सेक्शन 67, बाय फोरक्लोजर अंडर सेक्शन 67 व्हेन इट बिकम्स टाइम बार्ड दैट इज 30 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, और बाय रिडम्पशन, और लास्ट है बाय सेकेंड वे है बाय फाइनल डिग्री ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर कोर्ट के डिग्री से राइट ऑफ रिडम्पशन जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा। बस शर्त ये है कि ये जो डिग्री होगी, जो डिग्री यहाँ पर पास होगी ये होनी चाहिए फाइनल। अब ये कैसे पास हो सकती है, एक सिनेरियो हो सकता है कि इसे पास किया गया हो मॉर्टगेजर सूट ऑफ रिडम्पशन में। किसके, मॉर्टगेजर्स सूट फॉर रिडम्पशन में। तब सीपीसी का कौन सा सेक्शन लगेगा और कौन सा ऑर्डर लगेगा, तब यहां पर लगेगा आपका ऑर्डर 34, वेट अ सेकंड, रूल 8 सब क्लॉज 3। ठीक है, इस सिनेरियो में हो सकता है। और दूसरा है आपका मॉर्टगेजीज सूट फॉर क्लोजर। यहां पे क्या लगेगा, ऑर्डर 34 रूल 3 सब क्लॉज 2। ठीक है, तो होप ये सब आपको क्लियर होगा। बची हुई चीजें हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट पे, जो कि होगा इस वीडियो का लास्ट पार्ट। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।